नमस्कार, मैं हूं दीपाल राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। अप्रैल सीरीज की धमाकेदार शुरुआत, निफ्टी में करीब 250 अंकों की तेजी। निफ्टी बैंक में सबसे ज्यादा 600 अंकों का उछाल। मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स मचा रहे हैं धूम। निवेशकों के लिए अच्छा नहीं रहा मौजूदा वित्त वर्ष। FY23 में सेंसेक्स निफ्टी रहे बिल्कुल फ्लैट। स्मॉल कैप इंडेक्स ने दी 14% नेगेटिव रिटर्न। आईटी, रियल एस्टेट, मेटल स्टॉक्स का रहा सबसे बुरा हाल। बाजार में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भरा सबसे ज्यादा जोश। शेयर 3.5% ज्यादा उछला। 2 मई को जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के डीमर्जर की मंजूरी के लिए कंपनी ने बुलाई है शेयर होल्डर्स की बैठक। रक्षा मंत्रालय ने 36 लाख करोड़ रुपए के करार से घरेलू डिफेंस कंपनियों में जोरदार खरीदारी। 7% के उछाल के साथ एफएनओ को टॉप गेनर बना BEL। साथ ही BDL और गार्डन शिप बिल्डर्स में भी 4 से 5% का उछाल। सरकार ने नई विदेश व्यापार नीति का किया ऐलान। ई कॉमर्स के जरिए एक्सपोर्ट को बढ़ावा देगी सरकार। डॉलर के मुकाबले रुपए में एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर भी जोर। और आज से सजेगा क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला। IPL 2023 चेन्नई सुपर किंग्स और मौजूदा चैंपियन गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबले के साथ टूर्नामेंट का होगा आगाज। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और बाजार में शानदार तेजी आज के सेशन में, या यूं कहे कि अप्रैल सीरीज की शुरुआत धमाकेदार हुई है। 17,300 के ऊपर निफ्टी, 1.25% की मजबूती। और ये मजबूती सिर्फ निफ्टी में ही नहीं बल्कि चौतरफा देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी हो, मिड कैप्स हो या स्मॉल कैप्स हो, एक स्ट्रॉन्ग तेजी देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी में भी 600 अंकों से ज्यादा की तेजी फिलहाल के सेशन में बनी हुई है। 1.5% ऊपर आज के सेशन में। मिड कैप का इंडेक्स भी 1% ऊपर, 30,000 के ऊपर कारोबार करते हुए। सिमिलरली स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी एक अच्छी तेजी आज के सत्र में देखने को मिली है। तो चौतरफा तेजी आज के सेशन में। और अगर आप मार्केट ब्रेथ भी देखेंगे तो एंटायरली पॉजिटिव ही है। सभी सेक्टर्स हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं आज के सत्र में। बढ़ने वाले स्टॉक्स की संख्या 2376, सिर्फ गिरने वाले स्टॉक्स की संख्या 540 है, जो कि दबाव में कर रहे हैं ट्रेड। तो ये रहे NSE स्टैट्स आपकी स्क्रीन पर। आज इनफैक्ट सभी सेक्टर्स हरे निशान में हैं और सबसे ज्यादा बाइंग कहीं देखने को मिल रही है तो वो है IT स्टॉक्स, एनर्जी स्टॉक्स, कैपिटल गुड स्टॉक्स में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। बैंक स्टॉक्स तो परफॉर्म कर ही रहे हैं। रिलायंस जैसे दिग्गज पूरा सपोर्ट कर रहे हैं मार्केट को, क्योंकि रिलायंस 3-3.5% ऊपर ट्रेड करते हैं। 64 अंकों का अकेले कंट्रीब्यूशन रिलायंस आज के सेशन में दे रहा है। ICICI बैंक की ओर से 38 अंकों का कंट्रीब्यूशन। इन्फोसिस, TCS भी लगभग 42 अंकों का ज्वाइंट कंट्रीब्यूशन लेंड कर रहे हैं। थोड़े बहुत दबाव आपको निफ्टी स्टॉक्स में बजाज फाइनेंस, टाइटन, अपोलो हॉस्पिटल्स और एशियन पेंट्स में दिखाई देगा। क्यूज भी इंटरनेशनल मार्केट से पॉजिटिव ही है। एशियन मार्केट सभी हरे निशान में है। अमेरिका के फ्यूचर्स भी हरे निशान में कर रहे हैं ट्रेड। लेकिन क्या व्यू रिमेनिंग सेशन के लिए, क्या हो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, इस पर करते हैं बातचीत। प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा हमारे साथ मौजूद है। गाबा साहब नमस्कार। शानदार तेजी। अब ये बताइए कि जिनके पास भी खरीदारी की पोजीशंस हो उनके लिए टारगेट्स क्या हैं, रिमेनिंग सेशन के लिए आपका व्यू? वेल, सो फार अच्छा लगता है मुझे। गुड आफ्टरनून टू यू। 17,300 में रेसिस्टेंस था, वो पार कर रहा है। जब तक ये 17,200 17,000 बरकरार है तब तक एक अप ट्रेंड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा लग रहा है मुझे बेस। और 40,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है बैंक निफ्टी में। तो 40,000 के हिसाब से लगता है 41,000 to 41,500 भी पॉसिबल है आते दिन में। ओके, चलिए, तो ये भी रहा आपके लिए निफ्टी बैंक निफ्टी पर। साथ ही गाबा साहब आपके ट्रेडिंग आइडियाज? हाँ, मुझे अपोलो टायर्स अच्छा लगता है। 319 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 330 पॉसिबल है आते दिनों में। स्टॉप होगा 315 का। तो अपोलो टायर्स पर ध्यान देना चाहिए ऑन द अपसाइड। दूसरा स्टॉक जो मुझे पसंद है इस वक्त, आई थिंक मुझे लगता है कि अशोक लेलैंड है। ट्रेड कर रहा है 138 के आसपास। 136.50 का स्टॉप लगाना चाहिए। अपसाइड करीब 145 के नजर आते हैं, लेकिन उसे थोड़ा वक्त लगेगा, टाइम लगेगा। ठीक है।
चलिए, तो ये है ट्रेडिंग आइडियाज। अशोक लेलैंड में 138 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। खरीदारी की पोजीशन आप बना सकते हैं। चलिए फटाफट से अब दिखाते हैं आपको मिड कैप्स का हाल, जहां पर एक्शन बना हुआ है। इंडेक्स तो 1% ऊपर है ही, लेकिन ज्यादा स्टॉक्स भी तेजी में ही कर रहे हैं ट्रेड। और सबसे पहले दिखाते हैं आपको आईटी स्टॉक, सबसे ज्यादा बढ़ने वाला इंडेक्स आज के सेशन में। जो स्टॉक्स है वहां पर स्ट्रॉन्ग मूव विद वॉल्यूम। सोनाटा सॉफ्टवेयर, क्विक हील, न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर, कोफोर्ज यहाँ 3% से लेकर 9% के अप मूव्स देखने को मिले हैं। फार्मा में भी तेजी, ग्रैंड न्यूज, न्यूलैंड लैबोरेटरी, सीक्वेंट साइंटिफिक, ग्लेनमार्क फार्मा 4 से 6% की तेजी के साथ सभी स्टॉक्स डेज हाई पर। सीमेंट में पिछले सेशन में भी तेजी थी, कंटिन्यू होते हुए मंगलम सीमेंट, सांगी इंडस्ट्रीज, इंडिया सीमेंट, स्टार सीमेंट 5% तक ऊपर आज के सत्र में। शुगर स्टॉक्स खबरों की वजह से तेजी में, प्राइसेस अपसर्ज हुए हैं इंटरनेशनल मार्केट्स में। बलरामपुर चीनी, द्वारिकेश शुगर, एआईडी पेरी ये 3 से 5% की तेजी दिखा रहे हैं। रियल्टी में भी खरीदारी आज, ब्रिगेड, महिंद्रा लाइफ, आईबीरियल्स, शोभा 4% तक तेज आज के सेशन में। इनफैक्ट 4 to 5% तक का मूव है। कुछ और स्टॉक्स जहां पर तेजी आज मिड कैप्स में, उसमें बीईएल 6% से ज्यादा ऊपर, अदानी पार 5% के सर्किट पर, मोतियालो सवाल में 5.25% के अप मूव, और पतंजलि फूड्स 5% ऊपर ट्रेड करते हुए आज के सेशन में। तो ये रहा मिड कैप्स का हाल, जहां पर एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन सरकार ने आज नई विदेश व्यापार नीति का ऐलान कर दिया है। इसमें खास फोकस ई कॉमर्स के जरिए एक्सपोर्ट पर है। इसके साथ ही सरकार डॉलर के मुकाबले रुपए में एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने जा रही है। व्यापार नीति की ओर और जानकारी देने के लिए हमारे साथ लक्ष्मण रॉय मौजूद हैं। तो लक्ष्मण, बताइए की हाईलाइट्स। देखिए, ये जो विदेश व्यापार नीति या फिर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जारी की गई है, ये कई मायनों में पिछली पॉलिसी से काफी ज्यादा अलग है। पहली बात तो ये कि ये पॉलिसी 5 साल के लिए जारी नहीं की गई है, ना तो 1 साल के लिए जारी की गई है। दरअसल इसमें यह कहा गया है कि जब जैसे जरूरत पड़ेगी, अंतर्राष्ट्रीय जरूरत के हिसाब से, नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से, नई मांग के हिसाब से, तो पॉलिसी में बदलाव करने की गुंजाइश छोड़ी गई। इसीलिए किसी समय सीमा में इस पॉलिसी को नहीं बांधा गया है, जिसका एक्सपोर्टर्स काफी ज्यादा स्वागत भी कर रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आमतौर पे पॉलिसी में हम लोग इंसेंटिव पर जोर देते थे कि इस प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट के लिए इंसेंटिव, उस प्रोडक्ट के लिए एक्सपोर्ट पर इंसेंटिव। अब इंसेंटिव पर जोर नहीं दिया गया है। इंसेंटिव की जगह रेमिशन पर फोकस किया गया, यानी एक्सपोर्ट की लागत को दूसरे तरीके से कम किया गया है, ताकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO की जो शर्तें हैं उसका भी सही तरीके से पालन किया जा सके। एक और खास बात वो है कि ई कॉमर्स एक्सपोर्ट पर खास जोर दिया गया। ई कॉमर्स जो तेजी से उभरता हुआ सेगमेंट है, उसके लिए कहा गया है कि ई कॉमर्स एक्सपोर्ट हब बनाया जाएगा, वेयर हाउस बनाया जाएगा, जहां से ई कॉमर्स एक्सपोर्ट हो सके। और इसके लिए कुरियर की जो सीमा थी, इसे भी बढ़ा करके 10 लाख रुपए तक कर दिया गया है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात ई कॉमर्स के लिए। एक महत्वपूर्ण बात है एमनेस्टी स्कीम कई सारे एक्सपोर्टर के लिए लागू की गई है। जो एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन नहीं पूरा कर पाए हैं कोरोना की वजह से, उनको अब छूट दी गई कि वो चाहें तो 30 सितंबर 2023 तक एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन को पूरा कर सकते हैं, उन पर कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी। एमएसएमई को खास फोकस किया गया है। एमएसएमई के लिए यहाँ पे जो अलग अलग चार्जेस लगते थे, 1 लाख रुपए तक चार्जेस लगते थे, उसे घटा करके 5,000 रुपए तक कर दिया गया है। विभिन्न आवेदन जो होते थे उनकी मंजूरी में 1 महीने लगते थे, अब सिर्फ 1 दिन लगा करेंगे। और एक और महत्वपूर्ण बात जो है तो काफी लॉन्ग टर्म की, लेकिन बड़े कायदे की बात है, जिसका असर काफी लॉन्ग टर्म पड़ने वाला है, वो ये कि अब अंतर्राष्ट्रीय कारोबार के लिए डॉलर के भरोसे सरकार नहीं रहना चाहती है, रूपी ट्रेड को बढ़ावा देना चाहती है। यानी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खरीद फरोख्त करने के लिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए रुपये को कैसे बढ़ावा दिया डॉलर के मुकाबले, इसके लिए भी विदेश व्यापार नीति में जरूरी बदलाव किए गए। ओके, चलिए शुक्रिया लक्ष्मण आपका ये तमाम डिटेल्स बताने के लिए। इनफैक्ट नई विदेश व्यापार नीति 2023 जो जारी कर दी गई है, नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी कल से लागू होगी, जिसमें इंसेंटिव की जगह रेमिशन पर फोकस किया गया है। नई विदेश व्यापार नीति पर डीजीएफटी संतोष सारंगी से बातचीत की हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय ने। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में परंपरागत तरीकों से हट करके हम लोग नए तरीके अपना रहे एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए। मिसाल के तौर पर इंसेंटिव से हम लोग रेमिशन की तरफ जा रहे हैं। क्या आपने कोई आकलन किया है कि इंसेंटिव हटाने के बाद रेमिशन वाले रिजीम में एक्सपोर्ट लागत पर कितना असर पड़ेगा, और इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड ट्रेड मार्केट में अपना एक्सपोर्टर कितना सर्वाइव कर पाएंगे? जो इंसेंटिव बेस्ड सिस्टम था, उसको हम लोग चाह रहे हैं कि पूरा WTO कॉम्पेटिबल फॉर्मेट में बने, और इस कॉन्टेक्स्ट में हम लोगों ने उसको रेमिशन बेस्ड स्कीम पे ले जा रहे हैं। और ये रेमिशन बेस्ड स्कीम में हम देख रहे हैं जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है वो करीब लास्ट 1 साल से हुआ है, और उससे एक्सपोर्ट बढ़ा ही है। जैसे आप लोग इस बार देखें तो 760 बिलियन से एक्स्ट्रा
एक्सपोर्ट होने का उम्मीद है। अगले कारोबारी साल के लिए 2023-24 के लिए आप एक्सपोर्ट टारगेट कितना मान के चल रहे हैं? और जैसा कि मंत्री जी ने कहा भी कि जो गुड्स एक्सपोर्ट है इस पे प्रेशर देखने को मिल रहा है, इसको हमको बढ़ावा देना है, तो ये कितना बड़ा चैलेंज होगा? पहले टारगेट और गुड्स एक्सपोर्ट का चैलेंज। देखिए, जब आप WTO का ग्रोथ प्रोजेक्शन ग्लोबल ट्रेड का देखें, वो 2023 के लिए सिर्फ 1% ग्रोथ दिखा रहा है। और बहुत सारे मार्केट हैं जहाँ पर जो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं वहाँ पर इन्फ्लेशन के वजह से, हाई इंटरेस्ट के वजह से थोड़ा डिमांड का डिफ्लेशन हुआ है। इस हिसाब से एक्सपोर्ट चैलेंजिंग है, लेकिन चूंकि इंडिया का एक्सपोर्ट शेयर उस मार्केट में बहुत ज़्यादा नहीं है, अभी भी कम है, तो हमारे लिए इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो आपने सुनी ये खास बातचीत, और आज एक्सपोर्ट रिलेटेड स्टॉक्स में एक जोरदार एक्शन हमने देखने को मिला भी है, फिर चाहे वो टेक्सटाइल से जुड़े हुए हों या बाकी सेगमेंट के स्टॉक्स ही क्यों ना हो। तो मोमेंटम है और डेवलपमेंट भी अच्छी है। सरकार का फोकस है ही जो स्लो ट्रेड हुआ है उसको बूस्ट करने के लिए नई पॉलिसी लेकर आए और उसी के हिसाब से डेवलपमेंट हुई है। और आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें देश में अपनी तरह का पहला नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर आज से दर्शकों के लिए खुल गया है। रामनवमी के शुभ अवसर पर रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने कल्चरल सेंटर में पूजा अर्चना की। अगले 3 दिन इसमें ब्लॉकबस्टर शो का आयोजन किया जाएगा जिसमें बॉलीवुड और हॉलीवुड की हस्तियों समेत कई नामी लोग शामिल होंगे। स्वदेश नाम से खास कला और शिल्प प्रदर्शनी लगेगी। द ग्रेट इंडियन म्यूजिकल सिविलाइजेशन टू नेशन नाम से एक म्यूजिक प्रोग्राम भी होगा। इंडियन कल्चर को दिखाता संगम नाम से एक विजुअल आर्ट शो का भी आयोजन होगा। टोनी और एमी अवार्ड विजेता क्रू म्यूजिक परफॉर्मेंस देंगे। इसका डायरेक्शन फिरोज अब्बास खान करेंगे। नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर 16,000 वर्ग फुट में फैला एक 4 मंजिला आर्ट हाउस है। इसका खास आकर्षण है इसका झूमर। कमल के थीम पर बने इस झूमर में 8,700 स्वरोस्की क्रिस्टल लगे हैं। इसके अलावा इसमें 2,000 सीटों वाला एक ग्रैंड थिएटर है जिसमें देश का सबसे बड़ा ऑर्केस्ट्रा पिट बनाया गया है। छोटी प्रदर्शनियों और कार्यक्रमों के लिए स्टूडियो थिएटर है जिसमें 250 सीट है और द क्यूब जिसमें 125 सीट होंगी। वर्ल्ड क्लास थिएटर में एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। चलिए, मार्केट में तो तेजी बनी हुई है ही और स्टॉक्स भी जोरदार एक्शन दिखा रहे हैं आज के सत्र में। और आज फोकस में क्योंकि शुगर स्टॉक्स है, इन पर ही गावा साहब का व्यू ले लेते हैं। गावा साहब, हालांकि न्यूज स्पेसिफिक मूव ही आमतौर पे दिखाते हैं, आज खबरें हैं कीमतें बढ़ने की। इंटरनेशनल मार्केट्स में रिकॉर्ड स्तरों पर चीनी की प्राइसेस हैं, तो ऐसे में बलरामपुर चीनी हो, रेणुका शुगर्स, AID, पेरी, द्वारिकेश शुगर सभी चहक रहे हैं। कहीं अपॉर्चुनिटी दिख रही है किसी स्टॉक में? बलरामपुर चीनी में जो ब्रेकआउट मिला है वो लगता है कायम रहेगा, लेकिन खरीदने के लिए थोड़ा नजरिया लंबा करना चाहिए। ट्रेड कर रहा है 395, मुझे लगता है 450 तक जा सकता है, मैटर ऑफ टाइम। यस, स्टॉप होगा 375 का बलरामपुर चीनी। ठीक है, तो बलरामपुर चीनी में खरीदारी की सलाह है और स्टॉक 395 के आसपास डेज हाई पर ट्रेड कर भी रहा है। एक राय ले लेते हैं IT पॉकेट में सोनाटा सॉफ्टवेयर पर। डे हाई पर आ चुका है ये स्टॉक, अब 10% ऊपर 825 के लेवल्स पर है। गावा साहब, एक बार देखिए सोनाटा सॉफ्टवेयर को और बताइए क्या राय है आपकी? बाइंग मोड पर तो है, ट्रेड कर रहा है 825 के आसपास। बहुत बढ़िया आपको मिला है 760 770 के आसपास से। मुझे लगता है ये जा रहा है करीब 1000 की तरफ, लेकिन उसे वक्त लगेगा। तो अगर नजरिया थोड़ा लंबा है तो मेरे ख्याल से लेना चाहिए। सोनाटा सॉफ्टवेयर बेस्ट गुड बेट है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 750 के करीब है, बस उतना स्टॉप लगाना चाहिए और 10,000 का इंतजार करना चाहिए, वक्त लगेगा। ओके, चलिए, तो ये राय रही सोनाटा सॉफ्टवेयर पर, जहां पर तेजी आज के सेशन में देखने को मिल रही है। इसके अलावा एक BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पर भी राय लेंगे। ये भी खबरों वाला स्टॉक तेजी मेंटेन करते हुए और अब 6% से ज्यादा की मजबूती स्टॉक में देखने को मिल रही है। BEL जहां खुला उस स्ट्रेंथ को होल्ड करते हुए, किसी के पास हो तो वो क्या करेंगे बस आप? टाइम फ्रेम बढ़ा देना चाहिए। ट्रेड बाउंस मिला है 90 जोन से BEL, मुझे लगता है 110 की तरफ जा रहा है, मैटर ऑफ टाइम, लेकिन उसे वक्त लगेगा। अब ट्रेड कर रहा है 97 पर, गैप अप मिला इसलिए आज नहीं खरीदना चाहिए। डिप मिले तो खरीदिए, लेकिन मुझे लगता है ये ऊपर जाएगा BEL। जस्ट अ मोमेंट मोहित। ओके, चलिए, तो ये राय रही आपके। ओके, तो ये राय रही आपके लिए BEL पर, जहां पर 9730 के मौजूदा लेवल्स देखने को मिल रहे हैं।
6% की मजबूती के साथ ये स्टॉक कर रहा है कारोबार। तो यहाँ पर आप अपनी खरीदारी की पोजीशंस होल्ड करके चल सकते हैं। इसके अलावा फार्मा में भी बाइंग आज के सत्र में देखने को मिली है और फार्मा में एक स्टॉक है ग्रैन्यूल्स का। इस पर गावा साहब की राय ले लेते हैं, क्योंकि ग्रैन्यूल्स ग्लेनमार्क फार्मा इन दोनों ने कंसिस्टेंट स्ट्रेंथ इनफैक्ट मेंटेन की है। फार्मा इंडेक्स जब खुला था तब उतनी वाइब्रेंसी नहीं दिख रही थी, लेकिन अब डेज हाई पर आ चुका है। ग्रैन्यूल्स डेज हाई पर 289 के लेवल्स पर 6% ऊपर है। ग्लेनमार्क फार्मा में भी अच्छी मजबूती आज के सत्र में देखने को मिल रही है। गावा साहब, ग्रैन्यूल्स और ग्लेनमार्क दोनों पर आपका सजेशन? अच्छा लगता है, बहुत अच्छा बेस बना था, फिर गिरावट ही वहां से एक बाउंस मिला है, ये टर्न अराउंड स्टॉक लगता है मुझे। तो मेरे ख्याल से आपको जाना चाहिए, ट्रेड करा है 289, 300, 305 एक टारगेट है, वहां तक जाना चाहिए थोड़े आते दिन। ठीक है, चलिए, तो ये रहा ग्रैन्यूल्स पर। रुकने से आते ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर कुछ और खबरें, जल्द वापस आते हैं। Mongia Steel presents Majboot Stocks of the Day. डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं डीएलएफ की, दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस। ये इस कंपनी का फुल फॉर्म है और ये सबसे पुरानी रियल स्टेट कंपनियों में शुमार है। 1946 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी और चौधरी रघुवेंद्र सिंह साहब ने इसकी शुरुआत की थी। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि दिल्ली में जो बहुत ही प्रोमिनेंट एरियाज हैं, जैसे कि ग्रेटर कैलाश, हौस खास, साउथ टेक्स, शिवाजी पार्क, ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जिनको डीएलएफ ने ही डेवलप किया था। और कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में, कंपनी का आईपीओ आया था 2007 में और उस समय का सबसे बड़ा आईपीओ के तौर पे शुमार था। जो कंपनी के मालिक हैं कुशल पाल सिंह साहब, वो एक ज़माने में इस कंपनी को 27 लाख रुपए में बेचने को बिल्कुल तैयार ही हुए थे, लेकिन फिर उन्होंने वो फैसला वापस ले लिया और आज ये कंपनी करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए की वर्थ रखती है। जनरल इलेक्ट्रिक पहली सबसे बड़ी ग्लोबल कंपनी थी जो कि इस कंपनी के लीज ऑफिस स्पेस डीएलएफ सिटी में आने वाली थी और उसके बाद धीरे धीरे कई नाम जैसे ब्रिटिश एयरवेज, अमेरिकन एक्सप्रेस, नेस्ले, आईबीएम, ये कुछ ऐसे नाम थे जो कि बाद में आते हुए दिखाई पड़े। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट डीएलएफ से रिलेटेड, आगे भी कुछ और फैक्ट लेकर आते हैं। डू यू नो में आज हम बातचीत करेंगे एक मेगा फुटवेयर कंपनी के बारे में, यानी कि बाटा के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ज़्यादातर लोग ये बात जानते हैं कि बाटा शायद इंडियन ब्रांड है, लेकिन एक्चुअल में वो इंडियन ब्रांड नहीं है। वो एक चेकोस्लोवाकिया बेस्ड कंपनी है जिसकी इंडियन सब्सिडरी इंडिया में लिस्टेड भी है। बाटा से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ये थॉमस बाटा ने शुरू की थी, 130 साल पुरानी कंपनी है जिसकी एग्जिस्टेंस इंडिया में आप देख रहे हैं। दरअसल इस कंपनी की शुरुआत हुई थी जब एक बारी थॉमस बाटा साहब इंडिया में आए थे अपना रॉ मटेरियल सोर्स करने के लिए। इसमें रबर, लेदर जैसी कुछ चीज़ें थी जिसको वो सोर्स करने के लिए इंडिया आए थे और यहाँ पर उन्होंने एक बड़े जत्थे को बिना फुटवेयर के इंडिया में देखा था। तो उनको एक आइडिया आया कि यहाँ पर भी बड़ी मार्केट कैप्चर की जा सकती है, जो कि उन्होंने कैप्चर की भी और आज देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी के तौर पे बाटा शुमार भी है। तो बाटा से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स आपके सामने, आगे भी कुछ और फैक्ट्स आपके लिए हम लेकर आते रहेंगे। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार एप्पल की। दरअसल एप्पल जो कि हर घर में जाना हुआ नाम है, उससे रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके सामने रखते हैं। एप्पल जो कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार है, एक समय पर यानी करीब करीब 26 साल पहले एप्पल बैंकरप्सी की कगार पर पहुंच गई थी, जहां पर माइक्रोसॉफ्ट ने, जो कि इनके बड़े राइवल के तौर पर शुमार होते थे, उन्होंने इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया था करीब करीब। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। बाजार में तेजी बरकरार, लेकिन आज हफ्ता खत्म होने के साथ साथ वित्त वर्ष 2023 का भी समापन हो जाएगा और बाजार के लिए मौजूदा साल खट्टा मीठा रहा। साल का पूरा हाल बताने के लिए हमारे साथ सुमित मेहरोत्रा मौजूद है। तो सुमित, पहले तो बताइए बाजार के हिसाब से कैसा रहा ये फाइनेंशियल ईयर?
देखिए, वित्त वर्ष के जो अंत होने जा रहा है, इस वित्त वर्ष में बहुत ज़्यादा कोई फायरवर्क तो नहीं रहा, लेकिन हाँ, जो मिड कैप स्मॉल कैप उसने बहुत हद तक निराश भी किया। तो निवेशकों के लिए ये वित्त वर्ष के अंदर इतना कोई खास मुनाफा बनता हुआ दिखाई नहीं पड़ा। लेकिन अगर कुछ आंकड़ों के लिहाज से देखा जाए तो निफ्टी जो कि 1% के आसपास की गिरावट और सेंसेक्स में करीब करीब 1% के आसपास की पॉजिटिव रिएक्शन, तो मिक्स आप कह सकते हैं कि फ्लैटिश टोन पे ही मार्केट रहा है। लेकिन मेजर एक्शन आपको दिखाई पड़ेगा मिड कैप स्मॉल कैप में। 1% ऊपर रहा मिड कैप, स्मॉल कैप 14% के आसपास का डिक्लाइन दिखा गया, तो एक मेजर फॉल वहां पर देखने को मिला। सबसे ज्यादा प्रेशर रहा आईटी में, 22% नीचे, रियल्टी 17% नीचे, मेटल 14% नीचे, 12% फार्मा नीचे और हेल्थ केयर करीब करीब 11% नीचे। क्योंकि सबसे ज्यादा प्रेशर आईटी में है, तो आईटी में सबसे ज्यादा टूटने वाले शेयरों में एम्फेसिस 50%, विप्रो 40%, टेक महिंद्रा 27%, टीसीएस 16%, इन्फोसिस और एलएनटी टेक जैसे शेयर भी 15 से 20% तक टूटते हुए दिखाई पड़े। फिर फार्मा, अगर रियल एस्टेट की बात करें तो रियल एस्टेट में इंडिया बुल्स रियल एस्टेट 50% वाइप आउट, शोभा 40%, गोदरेज प्रॉपर्टी 40%, माइक्रोटेक 25% और करीब करीब 20% के आसपास का डिक्लाइन जो है वो बाकी रियल एस्टेट स्पेस में देखने को मिला। बहुचर्चित रहा इस पूरे वित्त वर्ष में अदानी समूह, तो अदानी टोटल 60% नीचे, अदानी ट्रांस 57% नीचे, अदानी ग्रीन 52% नीचे, एसीसी 23% नीचे और अदानी पोर्ट करीब करीब 18% का डिक्लाइन यहां पर आता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा जो मिड कैप में सबसे ज्यादा बिकवाली वाले शेयर रहे उसमें टीटीएमएल करीब 70% नीचे, तानला प्लेटफॉर्म 65% नीचे, ग्लैंड 62% नीचे, नायका और बीएससी ऐसे शेयर भी करीब करीब 50 से 55% के आसपास का डिक्लाइन यहां पर आता हुआ दिखाई पड़ा। तो मेजरली मिड कैप स्मॉल कैप में एक मेजर प्रेशर, मेजर पेन देखने को मिला। तो सुमित, गिरने वालों का हिसाब तो आपने बता दिया, लेकिन इस साल बाजी किसने मारी है? देखिए, हाँ, कुछ शेयरों ने यहाँ पर इस वित्त वर्ष में बढ़िया तेजी भी दिखाई है और वहां पर कुछ हद तक सपोर्ट भी आता दिखाई पड़ा है। वित्त वर्ष रहा बढ़िया पीएसयू बैंकिंग बास्केट के लिए, 37% की तेजी, एफएमसीजी 25%, ऑटो 16%, निफ्टी पीएसयू इंडेक्स करीब करीब 10% के आसपास की तेजी यहां बनते हुए दिखाई पड़ी। एफएमसीजी में या फिर निफ्टी के टॉप गेनर्स की अगर बात की जाए तो उसमें बाजी मारने वालों में रहा आईटीसी 53% की तेजी, एम&एम करीब 43%, ब्रिटानिया 35%, एचयूएल 25% और एलएनटी करीब करीब 22% की एक बढ़िया तेजी यहां आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा मिड कैप में बाजी अपार इंडस्ट्रीज ने 270% की तेजी, मजगांव 180%, करूर व्यासा बैंक 125%, फिनोलेक्स केबल करीब करीब 120% की तेजी यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। और इसके अलावा वरुण बेवरेजेस, आरवीएनएल, यूको बैंक, महिंद्रा सीआई करीब करीब 100% से ज्यादा का उछाल यहां पर भी आता हुआ दिखाई पड़ा। तो मिड कैप में कुछ सिलेक्टिव स्टॉक जरूर रहे जहां तेजी रही, लेकिन बाजी मारी इस बारी एफएमसीजी ने, सिलेक्टिव ऑटो स्टॉक्स में जहां पर एक अच्छा मूव आता हुआ दिखाई पड़ा। शुक्रिया आपका सुमित, ये डिटेल्स बताने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे खिलाड़ी नंबर 1 के अपडेट की। इस हफ्ते हमारे साथ हैं आईडीबीआई कैपिटल के ब्रजेश एल, कोटक सिक्योरिटीज के अमोल अठावले, विलियम ओनील के पवन जायसवाल। रिटर्न की स्थिति दिखा देते हैं, आज आखिरी दिन है, उससे पहले दिखा दें एक अपडेट। जुबिलेंट फूडवर्क्स अमोल ने अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है 465 के लक्ष्य के लिए, 440 का स्टॉप लॉस, 446 के लेवल्स पर फिलहाल ट्रेड करते हुए। इसके अलावा अगर आप देखेंगे रिटर्न की स्थिति मुनाफे के मीटर में, तो टफ वीक रहा था रिटर्न के हिसाब से तीनों ही खिलाड़ियों के लिए, लेकिन फिलहाल की स्थिति अगर आप देखेंगे तो कोई बहुत ज्यादा रिटर्न तीनों ही खिलाड़ियों की ओर से आते हुए नहीं दिखाई दिए थे। आज की परफॉर्मेंस के बाद लीड कर रहे हैं अमोल 11% ज्यादा के रिटर्न के साथ, ब्रजेश एल का पोर्टफोलियो 5.5% रिटर्न दे रहा है, पवन जायसवाल का पोर्टफोलियो -2% के रिटर्न लेंड कर रहा है। तो ये तो रही अपडेट, और अब बात करेंगे एक ब्रेक की। मिड कैप मंत्रा में एक ब्रेक का वक्त हो गया है। आगे देखिए खास शो, महंगाई की चुनौती, खर्च में कटौती।